Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. Today in this lecture we will talk about the ER model. Okay. Now let us first understand what is ER model. Okay. Okay, we know that in the analysis phase, the system analyst जो है it will search the whole organization. As I told you in my last lecture that system analyst जो है वो क्या करेगा, वो पूरे organization को search करेगा to gather the information, to collect the data and to study the organization. For this purpose जो सिस्टम एनालिस्ट होता है वो क्वेश्चनियर, ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यूज़ के टेक्निक्स और टूल्स को यूज़ करके ऑर्गेनाइजेशन से डेटा कलेक्ट करेगा और ऑर्गेनाइजेशन को इन टर्म्स ऑफ डेटा फ्लो स्टडी करेगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन में व्हाट इज़ एक्चुअली गोइंग ऑन एंड हाउ इट इज़ गोइंग ऑन. ठीक है, यानी एनालिसिस फेज़ में जब आपके पास विच इज़ द सेकेंड फेज़ ऑफ द डेटाबेस डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. तो इस फेज़ में जब सिस्टम एनालिस्ट स्टडी करेगा तो ऑर्गेनाइजेशन के ईच डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज़ के साथ इंटरेक्शन करेगा एंड जो सिस्टम एनालिस्ट होगा वो ट्राई करेगा कि उसको अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन much more detail मिल सके. So at this level, as much as study is done by the system analyst and by the team work, by the group members of the software development team, so जो अल्टीमेट प्रोडक्ट होगा, जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन होगा या जो डेटाबेस सिस्टम बनेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शनल होगा. ठीक है, यानी उसमें एरर्स कम होंगे और वो ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स के मुताबिक होगा. सो इन दिस फेज सिस्टम एनालिस्ट ही शी विल स्टडी द ऑर्गेनाइजेशन. नाउ इस फेज़ में जो एक लॉजिकल मॉडल आता है जिसको हम कंसेप्चुअल मॉडल भी कहते हैं, दैट इज़ नॉन एज द ER डायग्राम, जिसको हम कहते हैं एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम. सो आफ्टर स्टडिंग द होल डिपार्टमेंट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो सिस्टम एनालिस्ट होगा वो लास्टली डिज़ाइन करेगा एक कंसेप्चुअल मॉडल को और उस कंसेप्चुअल मॉडल को हम नाम देते हैं ERD, मतलब एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम. और in other words we say that it is ER model which is prepared by the system analyst after studying the organization departments about the data flow activities and about the data processing activities. ठीक है, तो लास्टली पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो प्रिपेयर करता है और उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम नाम देते हैं ERD. ठीक है, ERD मीन्स एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल. सो व्हाट इज़ एंटिटी रिलेशनशिप? एक्चुअली इट इज़ अ मॉडल and that is a semantic data model used during the conceptual stage of database design. Okay, now जो एनालिसिस फेज़ है इसके अंडर जो हम डिस्कशन करते हैं, हम डेटाबेस का कौन सा लेवल या कौन सा स्कीमा डिस्कस करते हैं, कंसेप्चुअल लेवल. जैसे मैंने आपको बताया था कि कंसेप्चुअल लेवल जो है आर्किटेक्चर का, जो कंसेप्चुअल लेवल है वो लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन है. ठीक है, लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन है. यहाँ पर जो मॉडल बनता है वो आपके पास क्या होता है, वो एक एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल होता है और इस मॉडल में ऑर्गेनाइजेशन की तमाम इम्पोर्टेंट एंटिटीज़ को रिप्रेजेंट किया जाता है ग्राफिकली और उन एंटिटीज़ के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो फाइंड आउट किया जाता है और इन एंटिटीज़ के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है. ठीक है, सो ये जो मॉडल है ये किस
किस टाइम डेवलप होता है? ये एक्चुअली डेटाबेस डिज़ाइन के कंसेप्चुअल लेवल का मॉडल है, ठीक है। यहाँ पे हम पूरे ऑर्गेनाइजेशन का एक कंसेप्चुअल मॉडल प्रिपेयर करते हैं, विच इज़ नॉन एज द ER रिलेशनशिप मॉडल, ठीक है। सो the ER entity relationship model is a semantic data model. Semantic mean which will provide you some meaning used during the conceptual stage of the database design. The ER model describes a domain of knowledge in terms of entities and relationships, ठीक है। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को जब स्टडी किया जाता है, जो डोमेन आपके सामने आते हैं उनको डिस्क्राइब किया जाता है थ्रू एंटिटीज़ और उनके बीच में रिलेशनशिप्स को, ठीक है। Roughly, entities are things that exist independently or other things, whereas relationships are connection between these things. Now, what is entity? यानी हम अगर स्टेज पे डिफाइन करें एंटिटी को, तो एंटिटी या एंटिटीज़ क्या होंगे? सो एनीथिंग, कोई भी चीज़ जिसके मुतल्लिक वो ऑर्गेनाइजेशन कोई इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करना चाहता है, जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जिस डिपार्टमेंट के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है या डेटाबेस डेवलप हो रहा है, तो अगर उसके परस्पेक्टिव में आपके पास कोई चीज़ इम्पोर्टेंट है, वेदर इट इज़ एनीथिंग, कोई पर्सन है, कोई प्लेस है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई आइडिया है, कोई कॉन्सेप्ट है, वट एवर इट इज़, but it will be considered as an entity if it is important for the organization. ओके, मैंने आपको सिर्फ यहाँ पे रफली थोड़ा सा एंटिटी के मुतालिक बताया है। लेटर ऑन हम एंटिटीज़ के मुतालिक, इसके टाइप्स के मुतालिक थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ लुक एट हियर in this slide you can see an ER notation, ठीक है। ये एक ER मॉडल है जो एक ऑर्गेनाइजेशन का बना हुआ है, ठीक है, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रेक्टेंगुलर शेप्स में आपको नज़र आ रहे हैं, दीज आर एंटिटीज़ वेयर यू कैन सी एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट्स, प्रोजेक्ट्स एंड डिपेंडेंट्स, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं डिफरेंट एंटिटीज़ हैं। ये जो ओवल शेप में आपको सर्कुलर में नज़र आ रहे हैं, दीज आर द एट्रीब्यूट्स, और ये जो लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, दीज एक्चुअली रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप्स बिटवीन दीज एंटिटीज़, ठीक है। सो हियर यू कैन सी दैट एम्प्लॉय वर्क्स फॉर डिपार्टमेंट, ठीक है। डिपार्टमेंट ओवरसीज प्रोजेक्ट्स, एम्प्लॉई हैज़ डिपेंडेंट्स, ठीक है। तो ये एक तरह से पूरे उस किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का ER मॉडल है जो उस ऑर्गेनाइजेशन के ब्रीफ डिटेल्स को डायग्रामेटिकली या ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सो हेयर इन द रेक्टेंगुलर शेप में जो आपको सिंबल्स नज़र आ रहे हैं, दीज आर द एंटिटीज़ जिनको हम कहते हैं एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट, प्रोजेक्ट्स एंड डिपेंडेंट्स, ठीक है। नाउ इन द एलिप्टिकल शेप में जो आपको सर्कुलर नज़र आ रहे हैं, सर्कल्स नज़र आ रहे हैं, दीज आर एक्चुअली द एट्रीब्यूट्स। जैसे एक एम्प्लॉय का नाम होगा, उसका जेंडर होगा, उसका डेट ऑफ बर्थ होगा, तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। सो दिस इज़ एन ER नोटेशन और ER मॉडल। सो ये ER नोटेशन है, ठीक है, एक ER मॉडल है। नाउ here you can see the explanation of this ER notation. As I told you, entities are represented as rectangles, ठीक है। rectangles से entities को represent किया जाता है। rectangles with a double border are weak entities, ठीक है, जिनको हम dependent entities भी कहते हैं। जो rectangles double border के साथ हैं, मतलब जो आपको double lines के साथ rectangle नज़र आ रहे हैं, they are actually weak entities, ठीक है। Now what is a weak entity? I will tell you later on what is a weak entity. Attributes are ovals. Underline attributes are keys. Composite attributes are represented as a parent-child hierarchy of ovals. Relationships are diamond. Minimum and maximum cardinality constraints for relationships. Participating entities are represented
in the form of minimum maximum above the connector corresponding to the appropriate participating entities. चलिए यहाँ पर अब हम थोड़ा मोर डिटेल में जाते हैं. Entities are recognizable concepts such as person, place, things, events which have relevance to the database. As I told you before, that entity could be anything, but if it is important to the organization and the organization wants to keep some information about that specific thing, we will consider it as an entity. So entity is anything. ठीक है. एंटिटीज़ यूजुअली हमारे पास पर्सन भी हो सकता है, प्लेस भी हो सकता है, कोई इवेंट भी हो सकता है, बट इफ़ इट इज़ इम्पोर्टेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन इट विल बी कंसिडर्ड एज एंटिटी. जैसे एग्जामिनेशन सिस्टम के लिए अगर हम देखें तो सेमेस्टर इट इज़ एन एंटिटी. ठीक है. पेपर इस कुड बी एन एंटिटी, मॉडल पेपर कुड बी एन एंटिटी, स्टूडेंट कुड बी एन एंटिटी. ठीक है. Okay, so it is represented by a rectangular shape. There are two types of entities, strong entity and weak entity. Now what is strong entity? A strong entity is one that does not rely on another for identification. Okay, वो entity जो कि एग्जिस्टेंस के लिए किसी और एंटिटी पर रिलाई ना करें, उसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एंटिटी, जिसका एग्जिस्टेंस जो है वो इंडिपेंडेंट हो. ठीक है. मतलब जैसे कॉलेज और स्टूडेंट सपोज़ हम ले लें एक एरिया में. ठीक है. तो अगर एक एरिया में स्टूडेंट्स होंगे तो वहाँ कॉलेज बन सकेगा. तो नाउ दिस टाइम स्टूडेंट इज़ इंडिपेंडेंट एंटिटी. ठीक है. और कॉलेज इज़ डिपेंडेंट. जैसे हम कहें ह्यूमन बीइंग इन ऑक्सीजन या एयर. तो नाउ हु इज़ डिपेंडेंट? ह्यूमन बीइंग इज़ डिपेंडेंट ऑन ऑक्सीजन और एयर. सो एयर इज़ इंडिपेंडेंट एंटिटी, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एंटिटी. ठीक है. तो जो एंटिटी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करे, जिसकी एग्जिस्टिंग के लिए किसी दूसरे एंटिटी की ज़रूरत ना हो, उसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एंटिटी. और इस तरह की एंटिटी को डेटाबेस में हम जो ER मॉडल है उसको हम रेक्टेंगुलर शेप से ड्रॉ करते हैं. ठीक है. Weak entity. A weak entity is one that relies on another for identification. Okay, वो entity जिसके existence जो है that is dependent on some other entity. तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम weak entity कहेंगे. जैसे suppose we take the example of a original document. ठीक है. अब आपके पास अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है तो आप उसकी कॉपी बनाते हैं. ठीक है. तो अब अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इज़ एक्टिंग एज स्ट्रॉन्ग एंटिटी एंड द कॉपी इज़ एक्टिंग एज वीक एंटिटी. जिस तरह अगर हम एक मूवी ले लें, मूवी की कॉपीज़ अगर बनाते हैं तो मूवी फाइल अगर ओरिजिनली मार्केट में है तो उसकी कॉपी बनेगी ना. ठीक है. तो अगर कोई मूवी है ही नहीं तो उसकी हम कॉपी कैसे बनाएंगे? ठीक है. तो जैसे मैंने आपको ह्यूमन बीइंग और एयर के एग्जांपल दी. नाउ एयर इज स्ट्रॉन्ग एंटिटी इन द परस्पेक्टिव ऑफ लाइफ या एग्जिस्टेंस को लेके. तो हम देख सकते हैं कि भाई ह्यूमन बीइंग डिपेंडेंट है किस पे? एयर पे. एयर है तो ह्यूमन बीइंग जो है उसका एग्जिस्टेंस होगा. ठीक है. तो इन दिस केस ह्यूमन बीइंग इज़ वीक एंटिटी एंड air is strong entity. ठीक है. So weak entity is represented by the double lines rectangle. ठीक है. Okay, next the important construct of the ER diagram is attribute. Attribute is what it actually describes the entity or relationship with which they are associated. एट्रीब्यूट दीज आर एक्चुअली द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंटिटी. ठीक है. एंटिटी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं. ठीक है. ओके. व्हाट डज दे डू? आइडेंटिफायर एट्रीब्यूट्स आर कीज यूनिकली आइडेंटिफाई एन एंटिटी. कीज ऑफ अ वीक एंटिटी आर कॉल्ड पार्शियल कीज. आइडेंटिफायर एट्रीब्यूट्स कौन से होते हैं? ये वो एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि की के तौर पे एक्ट करते हैं. मतलब जो आप
के लिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन करते हैं। जैसे देखें, वी टेक द एग्जांपल ऑफ अ स्टूडेंट। सपोज स्टूडेंट एक एंटिटी है, इसके रिलेटेड एट्रीब्यूट्स कौन से हो गए? नेम, फादर नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, क्लास नंबर। नाउ हम कौन से एट्रीब्यूट्स के थ्रू यूनिक आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं? अगर हम नेम ले लें तो नेम जो है वो एक क्लास में दो बंदों का एक जैसा नेम हो सकता है, तो वो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हम एग्ज़ाम्पल ले लें किसकी, अगर हम एग्ज़ाम्पल ले लें क्लास नंबर की, ठीक है, तो क्लास नंबर जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है स्टूडेंट्स को, ठीक है। इस तरह रजिस्ट्रेशन नंबर यूनिकली आइडेंटिफाई करता है स्टूडेंट्स को। तो ये ऐसे एट्रीब्यूट हैं जिनको हम आइडेंटिफायर एट्रीब्यूट्स कहते हैं या कीज़ कहते हैं, ठीक है। ओके, सो आइडेंटिफायर एट्रीब्यूट्स आर कीज़ यूनिकली आइडेंटिफाई एन एंटिटी। कीज़ ऑफ अ वीक एंटिटी आर कॉल्ड पार्शियल कीज़, ठीक है। जो वीक एंटिटी के साथ ऐसे एसोसिएटेड एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको हम पार्शियल कीज़ कहते हैं। डिस्क्रिप्टर एट्रीब्यूट्स कौन से होते हैं? These are the attributes which describes non-unique characteristics of an entity। जितने भी नॉन के एट्रीब्यूट होते हैं जो एंटिटी को डिस्क्राइब करते हैं, जैसे नेम हो गया, फादर नेम हो गया, एड्रेस हो गया, सेल नंबर हो गया, ये क्या है? ये डिस्क्रिप्टर एट्रीब्यूट्स हैं। सो दीज आर नॉन एज डिस्क्रिप्टर एट्रीब्यूट्स। तो वो एट्रीब्यूट्स जो कीज नहीं होते हैं, जो एक एंटिटी को डिस्क्राइब करते हैं, उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम कहेंगे डिस्क्रिप्टर्स, ठीक है। कंपोजिट एट्रीब्यूट्स, दीज आर द एग्रीगेटेड और अदर एट्रीब्यूट्स, ठीक है। कंपोजिट एट्रीब्यूट्स एक्चुअली वो होते हैं जो एक से ज़्यादा पे डिपेंडेंट होते हैं। जैसे नेम हो गया, ठीक है। अब नेम के पार्ट्स बन सकते हैं, मीनिंगफुल पार्ट्स, जैसे फर्स्ट नेम, मिड नेम, लास्ट नेम। तो ये नेम कंपोजिट एट्रीब्यूट है जिसको हम ब्रोक कर सकते हैं इन मीनिंगफुल पार्ट्स, ठीक है। तो उन एट्रीब्यूट्स को हम कंपोजिट एट्रीब्यूट कहेंगे। जैसे वी टेक द एग्जांपल ऑफ एन एड्रेस। नाउ एड्रेस कुड बी डिवाइडेड इनटू सिटी, डिस्ट्रिक्ट, सेक्टर, town, street number, house number. Now that can be broken into further meaningful parts. तो address is a composite attribute, ठीक है। Relationship. This is the third most important topic construct in the ER diagram, which is known as relationship. A relationship represents an association between two or more entities. Relationship क्या करता है? It represent एसोसिएशन, ठीक है। जैसे एक स्टूडेंट एंटिटी है और टीचर एंटिटी है, तो स्टूडेंट और टीचर के बीच में रिलेशनशिप किस चीज़ का है? टीचिंग का। अ टीचर टीचेस टू स्टूडेंट, और जो स्टूडेंट है दैट इज टॉट बाय अ टीचर। नाउ हियर द रिलेशनशिप इज़ व्हाट? ऑफ टीचिंग, ठीक है। अब अगर हम एग्ज़ाम और स्टूडेंट लेंगे, अ स्टूडेंट अपीयर्स in exam or taken an exam. Now here the relationship between exam and the student is taking exam, ठीक है। इस तरह अगर हम कह दें सेमेस्टर एंड स्टूडेंट, नाउ स्टूडेंट्स आर enrolled in semester, तो इन हेयर स्टूडेंट और सेमेस्टर के बीच में रिलेशनशिप जो है वो किसका है? एनरोलमेंट का है। सो a relationship represent association between two or more entities, ठीक है। Relationships are classified in terms of degree, connectivity, cardinality and existence. I will tell you about these things, degree, connectivity, cardinality and existence in my next lecture. I hope you will understand this. These were the basic constructs for the ER model. If you have any question, you can ask me for further clearance. Thank you.